बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। इसका सेकंड वीडियो अब स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या किया था बच्चों? फर्स्ट वीडियो में हमने किया था व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो क्या है लाइफ प्रोसेस बच्चों? इट्स वेरी सिंपल, इट इज अ बंच ऑफ प्रोसेस, यानी कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनका एक बंच है। और इन सारे प्रोसेस में से हम मेजरली चार प्रोसेस को हम कंसीडर करते हैं विच आर मैंडेटरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के लिए चार प्रोसेस, कम से कम चार मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, वो बहुत जरूरी है। वो चारों प्रोसेस कौन कौन से हैं जरा वो भी नजर कर लेते हैं। और वो है हमारे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेस जो है इनकी वजह से ही हम क्या करते हैं बच्चों? सर्वाइव कर पाते हैं। दैट्स वाई इस लाइफ प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल भी पूछा जाता है बेटे, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो पूछा जा सकता है नो डाउट, लेकिन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट अगर ये पूछा जाए तो आपने यही कहना है क्योंकि इनकी जो प्रोसेस हैं, जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, मिनिमम 4 प्रोसेस विच आर वेरी वेरी कंपल्सरी, वेरी मैंडेटरी। बिकॉज आप एनी एक का भी अगर इसमें प्रोसेस काम नहीं करता है दैट मीन्स वी कैन नॉट सर्वाइव। सो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये था बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब एक एक करके हमने यहाँ पर पढ़ना है बच्चों कि ये न्यूट्रिशन वाला पहला टॉपिक हम लेते हैं। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? चलो बच्चों, न्यूट्रिशन क्या है? देखिए बच्चों, न्यूट्रिशन का सिंपली वे में कहा जा सकता है यानी कि भोजन। हम जो भी भोजन करते हैं या खाते हैं वो सब न्यूट्रिशन कहलाता है, राइट? अब सवाल ये है क्या इसकी डेफिनेशन है? इसकी डेफिनेशन तो बहुत आसान है। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फूड को लेगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेगा, दैट मीन्स ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन। दो वर्ड याद रख लेना बेटा, ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, राइट? दिस इज द इंपॉर्टेंट दो वर्ड समझ में आ गए होंगे बेटा। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है? फूड को ऑब्टेन किया जाता है और उसके साथ उसका यूटिलाइज भी किया जाता है। इस्तेमाल नहीं करा तो किस काम का फूड, राइट? ये इसकी डेफिनेशन हो गई। हो गया सर, तो अब क्या? अब हम पढ़ेंगे भाई न्यूट्रिशन की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के बाद हमें पढ़ना है भाई ये न्यूट्रिशन आखिर क्या मेरे लिए जरूरी है या एनिमल्स के लिए जरूरी है, क्या इंसेक्ट के लिए जरूरी है, क्या प्लांट्स के लिए जरूरी है? ये जी बिल्कुल जरूरी है, ये तो आपने बता दिया सर। लेकिन हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारा जो तरीका है न्यूट्रिशन लेने का, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, क्या प्लांट्स का भी ऐसे ही है? क्या प्लांट्स भी ऐसे ही प्रोसेस करते हैं? यस, यहीं पे हम फंसते हैं। यानी कि प्लांट्स का न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है और हम ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो, हमारा जो प्रोसेस है न्यूट्रिशन लेने का, दोनों अलग है। तो क्या मतलब? इसलिए पहले ही हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को 2 पार्ट में बांट लेते हैं, राइट? पहला किसमें बांटेंगे बच्चों? यस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और दूसरा किसमें बांटेंगे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। एनिमल्स भी कह सकते हैं आप। अब जब बारी आएगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स तो भाई वो भी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा आपको उसके लिए, राइट? तो अभी न्यूट्रिशन प्लांट्स ही बहुत डिटेल में जाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ बेटा, यहाँ देखो पहले जल्दी से एक बात समझ लो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग अकेला नहीं है, इसके अलावा 3 और इसमें न्यूट्रिशन के तरीके बनते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में बनेगा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो लंबा तो होगा, तो इसलिए मैं अब यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि एक एक टॉपिक को आराम से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आपका लूँगा एक वीडियो के अंदर, लेकिन एक कंटेंट को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें से जितने भी डेप्थ के क्वेश्चन बनेंगे वो तभी कर पाओगे जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँ। अगर मैंने सिर्फ ओवरऑल पिक्चर आपको दिखा दी, भाई न्यूट्रिशन क्या है, इसकी डेफिनेशन तो ये है, वो आपको पता भी है,
व्हाट इज क्लोरोफिल, वो आपको पता है, फोटोसिंथेसिस आपने पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो कितना आसान लगता है सर, आप वही पढ़ाए जा रहे हो। यस, आप वो पढ़ रहे हो बेटा। अब आपको क्या करना है, डिटेल में जाना है। यानी डिटेल में जाने के लिए अब एक ही टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो है न्यूट्रिशन। बस इसी को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे 50-100 क्वेश्चन मैं आपके एंड में पूछूंगा या बीच में भी पूछूंगा आपसे कि अभी तक आपने क्या सीखा। फिर आपको पता चलेगा हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हमें समझ में आ गए हैं। तो डिटेल्स में जाने पर ही समझ में आएगा बच्चों, राइट। स्लोली देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाना भी पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा स्लो होना ही पड़ता है, राइट। तो चलिए अब हम लेते हैं, अब किसको लेंगे हम पहले इस वीडियो में, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ओनली। तो चलिए बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पर हम आ गए हैं। तो पहली डेफिनेशन तो हमने समझ ली है सर, अब हमें सिर्फ ये समझना है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, राइट। अब इसको समझने के लिए पहली बात इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है बिल्कुल वही इसकी डेफिनेशन बनती है। इट इज अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड by using inorganic substances with the help of sunlight as well, right। चलिए, ये तो सिंपल फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है ना बेटा, वही इसका एक्चुअली न्यूट्रिशन का भी डेफिनेशन यही बनता है। लेकिन एक बात देखिए आपने बच्चों, जो फूड आप लेते हैं, कैसे आप बनाते हैं, वो डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे ही। लेकिन अभी मैंने सिंपली डेफिनेशन दी है कि एक्चुअली न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन बोले यानी कि आप कह सकते हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉफिक वाला न्यूट्रिशन जो है वो ये कहता है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाता है, दैट्स इट। अब सर आप कहेंगे सर आपने बता दिया ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ये क्या है, अब ये भी समझा दीजिए। बिल्कुल जरूरी है बेटा, वो भी आपको अभी जल्दी से समझाते हैं ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या है। तो जल्दी से ले लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को। देखो बेटा, यहाँ देखो आपके सामने डेफिनेशन तो मैंने दे दी है, लेकिन आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल वे में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फूड वो होते हैं जो कार्बन से और हाइड्रोजन से बने होते हैं। यानी कि अगर किसी फूड में कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके अलावा जो मर्जी हो, तो वो फूड आपका कहलाता है ऑर्गेनिक, राइट। अब दूसरा इसका रिवर्स कर दीजिए बेटा, इनऑर्गेनिक फूड। तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन में या तो दोनों नहीं होंगे या फिर एक ही होगा, तो वैसा फूड कहलाएगा इनऑर्गेनिक फूड। लाइक CO2 ले लो, H2O ले लो, इसमें H है तो C नहीं है, CO2 में C है तो H नहीं है, तो दोनों क्या हुए बेटा, इनऑर्गेनिक फूड हुए या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए। तो ये भी हमें समझ में आ गया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए देखो, छोटे से क्वेश्चन है बेटा, आपको पता भी होगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए ताकि आगे सवाल डेफिनेशन बने तो आप जल्दी से आंसर दे सको। अब अगला टॉपिक बहुत आसान है, अगला टॉपिक लिखा हुआ है नेक्स्ट, व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स। अब आप कहोगे सर हमें पता है, बिल्कुल पता है आपको। देखो ऑटोट्रॉफ्स मैंने इसलिए यहाँ पे लिया अलग से एक बताने के लिए कि जिस प्रोसेस को करते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस, उस प्रोसेस को जो करने वाला होता है ना बच्चों, वो कहलाता है ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स कौन हुए बेटा, देखें आप, ऑटोट्रॉफ्स कौन हुए, प्लांट्स हुए। तो प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ है, वो जो करते क्या है जी, वो न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं। दैट्स इतना ज्यादा ऑटोट्रॉफ, पर एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पता होना चाहिए। तो एक डेफिनेशन तो यही होगी, फोटोसिंथेसिस वाली हो गई भाई, जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की मदद से सनलाइट के साथ अपना एक फूड बनाता हो, तो उस प्रोसेस को तो हम कहेंगे न्यूट्रिशन। लेकिन बनाने वाला जो बंदा है, वो जो ऑर्गेनाइज बना रहा है, जो ऑर्गेनिज्म से बना रहा है, वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर हो गया बेटे। अब इस डेफिनेशन को फिर दूसरे एंगल से भी ले सकते हैं, भाई जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए जो बंदा, राइट, मैं बंदा बोल रहा हूं, दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाने वाला हो, उस बनाने वाले को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो बेटा ऑटोट्रॉफ्स चाहे इधर से डेफिनेशन ले लो या उधर से हो, तो आपको ध्यान रखना है बनाने वाला, दैट्स इट।
ये जल्दी से हमें बात समझ में आ जाती है। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात मैंने लास्ट में डाली है बेटा, देखो गौर से। मैंने एक लिखा है C6H12 और O6, ये है ग्लूकोज। ये जो फूड बनाते हैं, कौन बनाता है बेटा? ये फूड ये प्लांट्स बनाते हैं, है ना बच्चों। अब इस फूड को हम क्या बोलते हैं बेटे? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मैं इसे ऑर्गेनिक कह सकता हूं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें C भी है, उसमें H भी है। तो ये ऑर्गेनिक फूड बनाया किसने? प्लांट ने बनाया, राइट। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ऑर्गेनिक जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा, इसमें एक कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये कैसे बनता है, अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा है भाई, हमने न्यूट्रिशन क्या है समझ लिया, उसकी डेफिनेशन समझ ली, फिर हमने देखा ये बनाने वाला कौन है, वो ऑटोट्रॉफ्स है, वो भी समझ लिया। अब हम समझेंगे ये न्यूट्रिशन बनता कैसे है। भाई ये खाना तो बन रहा है, मगर ये कैसे बन रहा है, अब इस टॉपिक को हम पकड़ लेते हैं बेटा। यहाँ से बहुत सारे सवाल निकलने वाले हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो अगला टॉपिक यही रहने वाला है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स खाना कैसे बनाते हैं, राइट। मम्मी तो बना लेती है बेटा, ऑटोट्रॉफ्स की अजब कहानी है बेटा। ये इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से लगातार पूछे गए एग्जाम में, तो इसे डिटेल में लेना बहुत जरूरी है बेटा। खासकर से अभी देखना आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, गारंटी है बच्चा। यहाँ पे देखो, और वो मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ देखने के बाद लगेगा हाँ ऐसा भी होता है। मैं कवर करूंगा बेटे, कुछ पिछले टॉपिक से, पिछले केमिकल इक्वेशन से हम जाना पड़ेगा हमें वो समझने के लिए, तो वो भी यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, राइट। तो पहला सवाल ये है, आप जानते हैं बेटा, ये जो न्यूट्रिशन बनता है सबसे पहले, यानी खाना जो बनता है, अब कैसे बनता है ये तो पढ़ना है। तो सबसे पहले खाना बनाना है, रॉ मटेरियल ही नहीं पता। अगर आपको पिज्जा बनाना है तो रॉ मटेरियल तो पता होनी चाहिए ना। तो जो ये प्लांट्स खाना बनाते हैं, तो भाई इनको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए होता है, देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो रॉ मटेरियल है बेटा, विच आर इंपॉर्टेंट, और विच आर वो, उसके बगैर खाना नहीं बन सकता, राइट। यहां पर समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पर मिनरल्स भी लिख दिया है, कौन से मिनरल्स लिख दिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। देखो ये मिनरल्स भी उसे चाहिए होते हैं, लेकिन ये भी जरूरी हैं। तो क्या रॉ मटेरियल्स, इसका मतलब ये हुआ सर कि रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा ये भी तो रॉ मटेरियल हैं, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम, और सॉरी फास्फोरस, ये तीनों भी इसके लिए जरूरी हैं और ये भी रॉ मटेरियल हैं, लेकिन हम इसको रॉ मटेरियल्स में नहीं गिनते। रीजन ये है बच्चों कि ये रॉ मटेरियल्स जो है हमारे, पोटेशियम मिनरल्स जो हैं, वो एक्चुअली प्लांट्स को नीचे से मिलते हैं, रूट से वो लेता है, वो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है। हमें तो न्यूट्रिशन क्या है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसके लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने, लेकिन हाँ प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए, प्लांट्स को डेवलप होने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, विच आर आल्सो जरूरी, राइट, मैंडेटरी। तो ये है बच्चों। तो हमने यहाँ समझ लिया हमारे रॉ मटेरियल्स, बहुत बार सवाल आ चुका है, बहुत आसान है। तो रॉ मटेरियल्स बोलेंगे तो आपने सिर्फ दो बोलना है। रॉ मटेरियल्स हमारे क्या है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो सनलाइट क्या है? क्या सनलाइट रॉ मटेरियल है? नहीं बेटे, वो एक प्रोसेस को बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए, एक अलग फॉर्म के लिए एक एनर्जी है, एक जो उसको हेल्प करते हैं। जैसे कि आप गैस यूज करते हो, बिना गैस के आपका, यानी कि बिना हीट के खाना कैसे पकेगा, राइट। तो वो यहाँ पर एक हीटिंग का टेम्परेचर बढ़ा करके, जैसे भी कह लीजिए, इस तरह से वो उसको सपोर्ट करता है खाना बनाने में, राइट, बट नॉट द मटेरियल्स, रॉ मटेरियल, राइट। तो सनलाइट इज आल्सो मैंडेटरी, बस जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं। रॉ मटेरियल ये हो गए हैं, सनलाइट भी जरूरी है। अब अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है बेटा। क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है बेटा? यहां से क्वेश्चन वाला है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। यहां आप कहोगे सर हमें तो पता है क्लोरोफिल, बिल्कुल पता है आपको, नो डाउट, लेकिन अब मैं क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनाने वाला हूँ। अब आपको पता चलेगा अरे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं बेटा, यहाँ मजा आने वाला है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको। तो व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल?
पहला कौन बताएगा बेटा? पहला रोल बताएं आप, डेफिनेशन नहीं आने वाली आपको। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है भाई, राइट, दैट्स इट। और क्या है? यही तो है ना। अब आगे क्या बोलेंगे? रोल, फंक्शन क्या है उसका, वो क्या करता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, बिल्कुल। अब देखो बेटा, पहला आपको हिंट यहाँ पर लगातार मैंने रख दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो लगातार सारे पॉइंट यहाँ पे रख दिए मैंने, 1 2 3 4, अभी तो और भी हैं, लेकिन 4 से आपकी गाड़ी चलेगी। तो पहला क्या है कि ग्रीन पिगमेंट है, बिल्कुल, और जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो सर ग्रीन क्यों है? लाल, पीला, हरा और बाकी कलर्स भी तो हैं, वैसा क्यों नहीं है? इसका भी रीजन है बेटा, यहां से भी आप सवाल समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग बनता है क्वेश्चन ना। तो किसी ग्रीन पिगमेंट बोल दिया, रट लिया, लेकिन क्यों है ग्रीन? इसलिए बेटा क्योंकि बाकी कलर्स में अगर आप देखें तो ग्रीन एक कलर ऐसा है वो जल्दी से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको सोख ले सकता है सनलाइट को अपने पास। वरना सनलाइट यहाँ पर अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता, ये सवाल आएगा बेटा कि ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल ना हो तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो आपके पास ऑप्शन ही ऐसे होंगे या नहीं होंगे, बिना ऑप्शन के जवाब दे दो, तब क्या करोगे बेटा? तो अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं हुआ क्लोरोफिल में ग्रीन पिगमेंट नहीं है तो क्या होगा? तो उस केस को आप सोचो, तो वो क्या करेगा बेटा? वो लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। अब लाइट आई और चली गई, लाइट आई और चली गई, तो क्या होगा? खाना कैसे बनेगा भाई? गैस आए और सिलेंडर के अंदर बंद पड़ा हुआ है, तो खाना कैसे पकेगा? इसका मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज मैंडेटरी। और जो ग्रीन कलर का यही कमाल है बेटा, वो फटाक से लाइट को पकड़ के रख लेता है अपने पास, और जैसे खाना होता है उनको पकाने में मदद करता है। अब ऐसा समझिए, उसको समझ में आ गया ना बेटा? पहली चीज ये ग्रीन पिगमेंट है, फिर दूसरा मैंने बताया वो क्यों ग्रीन, ये क्यों है, रेड, पीला, हरा, नीला क्यों नहीं है। तीसरा मैंने बताया वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को और जाने नहीं देता, राइट। ऐसे और भी प्रॉपर्टीज है, डिटेल्स में आप बाद में पढ़ेंगे कलर्स वाले चैप्टर के अंदर। तो अब दूसरा टॉपिक लेते हैं, यानी कि दूसरा फंक्शन या दूसरा रोल क्या है। तो सेकंड रोल है वो लाइट एनर्जी को अब केमिकल एनर्जी में बदल देता है। जैसे कि आप खाना खाते हो तो रॉ तो नहीं खाते ना, कुछ सॉफ्ट कर लेते हो, कुछ नरम कर लेते हो, कुछ डाइजेस्टिव ना फॉर्म में ले लेते हो, तब आप उसे पचा पाते हो। या बच्चा वो नहीं पचा पाता है। तो इसी तरह से लाइट का काम नहीं है, हमें तो एनर्जी चाहिए। वो जो खाना बनाना है उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी नहीं, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी नहीं, केमिकल वाली एनर्जी चाहिए। तो क्या करेंगे हमारे भाई साहब यहाँ पर? क्लोरोफॉल, इसको बदल देंगे। तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बदलने में ये भूमिका अदा करता है बेटा। तो ये भी आप तभी हमें समझ में आ गई। तो सर अब तीसरा भी बताओ, वो है वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। अभी कितना सिंपल लग रहा है यहाँ पर। अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, जो क्लोरोफिल है ये तीसरा काम करता है, वाटर को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना। कौन से किस में ब्रेक करता है बेटा? ये सवाल आ जाएगा तो आप बता देना, राइट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब सवाल ये, अगर ये ब्रेक ना करे तो हमारा खाना तो बन गया भाई, हमारा तो भोजन था ग्लूकोज मेरा बन गया, बाकी हाइड्रोजन बने ना बने हमें क्या लेना देना। इनके अलावा ये चौथा वाला टॉपिक यही है बेटा, चौथा भी यही है। चलो मैं चौथा समझा दूं तब तीसरा क्लियर होगा। चौथे में मैंने बोला है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है, ये आप केमिकल इक्वेशन में, आप केमिकल रिएक्शंस में आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो बेटा। तो जहां पर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन निकलती है तो वो ऑक्सीडेशन होता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ जाती है तो वो रिडक्शन होता है। तो सिमिलरली अब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन हट जाती है तो रिडक्शन होता है। तो इस केमिकल इक्वेशन में आप देख सकते हैं बेटा, ऊपर आप देखो यहाँ पे मैंने आपको फोटोसिंथेसिस इक्वेशन दिखाई है। इस इक्वेशन को आप गौर से देखें बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 प्लस H2O आपका क्या बनता है बेटे? ग्लूकोज। ये C6H12O6 एंड प्लस O2। तो ये जो CO2 और H2O से क्या बन रहा है? कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। लेकिन CO2 क्या बना रहा है? दरअसल CO2 जो रिड्यूस हो रहा है बेटा, और वो रिड्यूस होकर के क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज में क्योंकि कार्बन है और हाइड्रोजन है तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर, कार्बन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने बेटा।
तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। अब सवाल ये आप जानते हो बेटा, ये रिडक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हुआ रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट, यहां आएगा सवाल ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, किसका रिडक्शन होता है, ये सवाल बनते हैं ऐसे बेटा। इसलिए मैंने आपको इसमें फोकस किया थोड़ा सा, और बताता हूँ आपको इसमें और कैसे सवाल बनेंगे, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, तो सर ऑक्सीडेशन भी तो हो रहा है। यस, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है, तो दैट मींस ये रिडॉक्स रिएक्शंस आ गई हैं, इसे रिडॉक्स बोलते हैं जब दोनों चीजें होती हैं एक साथ, ठीक है। अब रिडक्शन किसका हो रहा होगा बेटे, ये बिल्कुल सिस्टमैटिकली है। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ने उसको रिड्यूस किया होगा, यानी कि रिडक्शन भी वहीं हो रहा है। अगर रिडक्शन हो तो दूसरा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो रिडक्शन, दोनों पैरेलली साथ साथ इक्वली चलती हैं बेटा। तो CO2 का क्या हुआ, रिडक्शन, तो H2O का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। राइट बच्चों, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, ये केमिकल रिएक्शन पढ़ चुके हैं बेटा। अब यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको आने वाले उसमें सवाल छोड़ा हुआ है, आप वहां से मुझे बताइएगा क्या करना है। तो मैंने हिंट आपको दे दिया है बेटा, ये काफी कुछ समझा दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, इंपॉर्टेंट, व्हिच काइंड ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस, इस तरह से सवाल आएगा। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है डिटेल्स, बिना डिटेल्स के आप पढ़ोगे बच्चों, चाहे मैं बकवास पढ़ाऊं या कोई और अच्छा पढ़ा है, ये तो होगा, लेकिन डिटेल्स में जाना बहुत जरूरी है। प्लीज बच्चों डिटेल्स में पढ़ो। नो डाउट बोरिंग लगेगा या थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे बेटा 100%, यानी कि मैक्सिमम स्कोर करना है तो डिटेल में जाना ही पड़ेगा, राइट। तो तीसरा चौथा पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया। सर मैं बात कर रहा था यहाँ पर वाटर जो है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ही क्यों स्प्लिट होता है, अगर ये ना हो तो, हर सवाल में तो लगा दो बेटे, काइनेटिक केमिकल एनर्जी ना बनी तो सवाल आ जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन आ जाएंगे, नहीं होगा तो बताना पड़ेगा आपको। तो यहाँ बताइए बेटा, अगर वाटर स्प्लिट नहीं होता, यानी वाटर स्प्लिट का दूसरा नाम होगा बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या, ऑक्सीडेशन। यस, अगर यहाँ पर वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो क्या होता, तो ऑक्सीजन नहीं बनती, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम मर जाते। सिंपल वाली बात थी ना, जानते थे हम लोग, लेकिन सवाल को पूछा इस तरीके से जाता है कि ऑक्सीडेशन ना हो, रिडक्शन ना हो, तो रिडॉक्स वाली क्रिया ही ना हो रही तो क्या होगा, बस इस तरह से सवाल बनते हैं बेटा, ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो क्लोरोफिल की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, जो क्लोरोफिल की डेफिनेशन नहीं आती है बेटा, यू आर नॉट इन क्लास 6 और 7, right? So what are the functions? These are important. If the one function gets stopped, what will be the impact? What will the actually impact होगा, वही आपको बताना पड़ेगा, या impact दिया जाएगा, आपको रीजन पूछा जाएगा क्यों हो रहा है ये, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा। तो चलिए ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, वो भी आपको पता है भी बहुत आसान बेटा। तो देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट के लिए अब आपने सेल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, सेल के ऑर्गेनेल्स भी सब पढ़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉन्ड्रिया है, या फिर सेल वॉल, या फिर उसका वैक्यूल है, राइट, लाइसोसोम, सारे ऑर्गेनेल्स तो पढ़े। यहाँ वो नहीं पढ़ने वाले, हमें सिर्फ इन्हीं के बीच में कहीं पर एक क्लोरोप्लास्ट जगह दिखाई देती है, बस। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, वो कुछ नहीं है बेटे, स्टोर की तरह एक जगह है जहां पर वो क्लोरोफिल भाई साहब को बिठा के रखता है, एक जगह प्रोवाइड करता है, दैट्स इट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, इट्स जस्ट एन ऑर्गेनल, वो एक ऑर्गेन है जो क्लोरोफिल के लिए जगह उसकी फिक्स कर दी गई है, भाई तू यहीं आकर के बैठेगा, तेरा काम है क्लोरोप्लास्ट के पास बैठना है, राइट। तो इट इज एन ऑर्गेनल दैट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, ये तो डेफिनेशन थी सी, हाँ बिल्कुल यही थी सर, और इससे ज्यादा उसमें कुछ बनता भी नहीं है। अब हाँ, डिटेल में ज्यादा नहीं जा सकते क्योंकि इसका लेवल फिर नेक्स्ट क्लास में आएगा, यहाँ इतना ही काफी है। मैंने पिक्चर्स आपको यहाँ पे दी है बच्चों, आप देख सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप गौर से अगर डीप में जाना चाहें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, या फिर स्टोमेटा के अंदर के सीन को आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज होगी,
राइट। अब स्टोमेटा भी इसके बाद कवर करेंगे हम बेटा, राइट। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली लेयर दिखाई दे रही है वो एपिडर्मिस लेयर हो गई, अपर लेयर हो गई, सबसे लोअर हो गई, फिर मिडल की हो गई। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनके बीच में आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा होगा, मैंने मार्क्स कर रखे हैं बेटा। यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट होता है, दैट्स इट, मेन है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, बस। इससे ज़्यादा अभी यहाँ कुछ नहीं पूछे जाने वाला है, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग है, अब बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे बेटा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। सर वो भी हमें पता है, बता तो दी है मैंने, अभी भी समझा दिया। हाँ वही है बेटा, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन भी वही है। अब इस इक्वेशन को आपने कई बार देखा है बेटा, अब इसको बैलेंस अच्छे से करना आपको आना ही चाहिए। बाकी बैलेंस भी आपको आती ही होंगी, नो डाउट। इसमें आप अच्छे से रट लेना बेटा। किसी कमजोर विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है तो याद रखने बेटे, 6 और 6 मिला करके 12 बनते हैं ना, बस। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 6 लेनी है और हाइड्रोजन भी, यानी कि वाटर भी 6 लेना है। तो दोनों 6 मिला करके 12 हाइड्रोजन बना रहे हैं। देखो बेटे, ग्लूकोज के अंदर 12 हाइड्रोजन आ गए और 6 कौन हो गए, कार्बन भी 6 और ऑक्सीजन भी 6। तो इस तरह से ये ग्लूकोज तैयार होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स तैयार होता है। तो इस इक्वेशन को अच्छे से रट लेना बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से जितने भी सवाल बनते थे वो मैंने आपको समझा दिए, पहले ही समझा दिए। फिर से पूछो, बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, यस। अब H2O का क्या हो रहा है, यानी कि रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, बस ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब इसमें बताइए प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है ना आपको, यस, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, राइट। तो बस ये इक्वेशन आपको पता ही, अच्छे से आप उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। 6 6 12 याद रखना बेटे। अब अगला टॉपिक क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। भाई वो तो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसमें तो मुझे समझ में आ रहा है सर इसमें क्या बताना है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स है और ऑक्सीजन है, बिल्कुल आसान है बेटे। तो विच सब्सटेंस इज रिड्यूस, अभी बोला था ना मैंने आपको, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, कौन सा इस इक्वेशन के अंदर रिडक्शन हो रहा है, किसका रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक चीज और है, वो मैंने बात के लिए रखी है बेटा, मैं बात क्वेश्चन में पूछूंगा और उसको आंसर दूंगा अगले वीडियो में। पहले आप लोग मेरे 50 क्वेश्चन का जवाब देंगे, इन सारे में से 50 क्वेश्चन के आसपास बनाए मैंने, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अगर मेरे वीडियो को आपने आराम से पढ़ा है, समझा है, तो आप सारे जवाब तैयार कर लोगे बेटे, क्वेश्चन मैं पूछूंगा। चलिए, बहुत आसान भी है, थोड़े बहुत मुश्किल भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं, कर लोगे आप बेटा। तो चलिए, ये सब्सटेंस ये आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिडक्शन, तो वाटर का हो गया ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना बेटा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब है हमारा इसमें स्टोमेटा। भाई फोटोसिंथेसिस भी पढ़ भी लिया, पूरी रिएक्शंस भी समझ ली, वो कहाँ पर होता है ये तो हमने बाद में पढ़ रहे हैं बेटा। अब ऐसा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं है बेटा, स्टोमेटा का कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं पढ़ना, स्टोमेटा को बहुत ही कम पढ़ना है। इसको कई बार टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाते हैं, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन योर कोर्स। तो 10th के लेवल के हिसाब से सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है, उसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं है। यही वजह थी कि मैंने इसे लास्ट में भी रखा है। और बाकी में आपको जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जिस तरह से क्लोरोफिल काम कर रहा है, क्लोरोफिल काम कर रहा है और वो अपने अलग अलग फंक्शंस बता रहा है, जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, कहाँ हो रहा है, स्टोमेटा में, राइट। अब स्टोमेटा क्या चीज़ है भाई, ये आपको पता है, ये सभी को पता है, वो छोटे छोटे छेद होते हैं बेटा, स्मॉल टाइनी पोर्स है एक्चुअली। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। तो स्टोमेटा क्या है, दे आर द टाइनी पोर्स, लुक एट हियर डेफिनेशन। और कहां पर होते हैं बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, बिल्कुल आसान है। अच्छा, दीज स्टोमेटास आर सराउंडेड बाय व्हाट, गार्ड सेल से चारों तरफ घिरे होते हैं, गार्ड सेल चौकीदार होते हैं भाई इनके ऊपर, राइट। और ये दो लिप्स की तरह होते हैं, जैसे कि हमारे लिप्स हैं, एक ऊपर खुला है एक नीचे, तो खुलता है तो बोलते हैं, पानी खाना हो तो मुंह खोलते हैं, डकार लेनी तो ओम तब भी निकालते हैं। तो मुंह का खुलना है, होठ का खुलना है, यानी कि गार्ड सेल का यहाँ बहुत काम है बेटा। तो गार्ड सेल अगर नहीं खुलेगा, दरवाजे नहीं खुलेगा तो घर में घुसो कैसे भाई, खाना हो, आदमी हो, इंसान हो, सबको दरवाजे की जरूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर गार्ड सेल के बारे में पढ़ेंगे बेटा।
तो डेफिनेशन तो आपको मालूम है, क्या है स्टोमेटा? टाइनी पोर्स, दैट्स इट, राइट। अगला इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शन कैसे करता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो फंक्शन कैसे करता है अब इसको हम पढ़ते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन में पहला काम क्या है, पहले तो काम ही बताएं, इसका काम क्या है स्टोमेटा का। भाई पहला काम बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये गैसेस को एक्सचेंज करता है, कुछ गैस को लेता है तो किसी को छोड़ता है। तो कौन सी वो दो गैस हैं भाई? दो गैस ही चलती है यहाँ पर। कौन सी बेटा? यस, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन निकालता है, बस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो पहला इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन क्या हुआ बेटा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, राइट। चलिए पहला हो गया। अब दूसरा बेटा ट्रांसपिरेशन, अब ये पढ़ेंगे हम अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में, राइट। अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन इतना समझ, ट्रांसपिरेशन से मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, राइट। किसको ले जाना ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है बेटा। आप लोगों को जो जो वर्ड मैंने बोल्ड कर रखे हैं, कलरफुल कर रखे हैं, उन वर्ड को आप ध्यान से देखना, मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा। आपको इन वर्ड को माइंड में रखना है, तो आप पूरी लाइन डिफाइन कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स ट्रांसपिरेट कर देता है। क्या मतलब है इस बात का? ये आपको सिर्फ लाइन समझ लिया, याद कर लिया। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा बेटा? क्यों इसकी जरूरी लगता है? अगर जरूरी होगा तभी तो यहाँ पे बोला गया है ना, तो बताएं क्यों जरूरी है? हर चीज जरूरी है बेटा, जो भी मैं बोलता हूं या मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, पॉइंट्स दिए हैं, फंक्शन दिया है, रोल दिया है, दे ऑल आर मैंडेटरी, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, राइट। तो जल्दी से बताएं बेटा, व्हाई ट्रांसपिरेशन ऑफ एक्सेस वाटर नेसेसरी? कहां पे होता है पहली बात तो ट्रांसपिरेशन? किसका ट्रांसपिरेशन? एक्सेस वाटर। तो मैं समझा देता हूं बेटा जल्दी से। एक्चुअली क्या होता है बेटा, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे जड़ से पानी लिया जाता है, राइट। तो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऊपर भेज देते हैं। कहां पर भेज देते हैं? लीव्स के पास। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो प्लांट रूट्स जो है पानी ज्यादा ले लेते हैं, या नॉर्मल भी ले लेते हैं सपोज, राइट। उसने लेकर के पहुंचा दिया लीव्स के पास, स्टोमेटा के पास पहुंच गया। अब स्टोमेटा के पास पानी तो पहुंच गया, लेकिन वहां पर हो रही थी बहुत जबरदस्त गर्मी, या वहां, राइट। अब यह सनलाइट ही नहीं है वहां पर, सूरज देवता है ही नहीं, लेट हो गए आज आने से। अब क्या होगा, जब तक सूरज नहीं आएगा और उसके लिप्स खुलेंगे ही नहीं, और लिप्स यानी कि गार्ड, वो जब खुलेंगे नहीं तो बस कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कैसे? तो कार्बन डाइऑक्साइड का आने से पहले क्या होना चाहिए बेटा? सनलाइट का भी होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, अब वो क्या होता है, उसे खुलने के लिए भी एक रीजन आता है, जैसे नीचे उस सेल के अंदर, अब वो पढ़ेंगे क्यों होता है सब, ओपन एंड क्लोज। तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्सेस वो वाटर जो है वो क्या रोल करता है, इसको बाहर क्यों करना पड़ता है। जब आपके पेट में भी पानी जब ज्यादा हो जाएगा तो आपको उल्टी करनी पड़ जाती है, राइट। उसे निकालना पड़ता ही है, दैट क्यों? क्योंकि आपके स्टमक के अंदर प्रेशर क्रिएट होने लगता है, वो आपको प्रेशर डालता है और आपके लिप्स खुल जाते हैं। बिल्कुल यही है इसका प्रोसेस, ओपन ऑफ गार्ड सेल का भी इसी पर डिपेंड है बेटा। तो जब एक्सेस ऑफ वाटर हमारे पास होता है किसी कारण से, जैसे मैंने बताया सनलाइट नहीं आ रही है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो ये सवाल आता है बेटा, नहीं आएगा तो भी आप टफ क्वेश्चन में लेंगे कि डेजर्ट में या हॉट प्लेसेस एरिया में क्या होता है कि ये जो गार्ड है ना वो ओपन ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? जवाब सोच करके बताना, राइट। तो यही वजह है कि जब ओपन नहीं होगा तो अंदर का पानी तो भैया बढ़ता जा रहा है, स्टोर तो हो गया, वो तो भाई ब्लास्ट करेगा ना, अंदर से प्रेशर डालता है, इसी प्रेशर को बोलते हैं व्हाट? यस, याद है ना? अभी मैं बताऊंगा आगे, ध्यान रखना बेटा। वो प्रेशर कौन क्या कहलाता है अब मुझे बताना, थोड़ी देर में बताता हूं मैं। आप उस प्रेशर को एक्सर्ट करने के लिए ऊपर प्रेशर जैसे से गार्ड पर पड़ता है और वो फूट पड़ता है और ओपन हो जाता है गार्ड सेल, और उसमें से पानी बाहर निकल जाता है, तब उसके जान में जान आती है। उल्टी भी होती है, थोड़ी देर के लिए दुखता है बेटा, लेकिन बाद में रिलीफ होता है। यस, तो एक्सेस ऑफ वाटर कि वो ट्रांसपिरेट करना भी जरूरी है, वरना उसको प्रॉब्लम हो जाएगी।
राइट। ये एक्सेस ऑफ वाटर भी कहां पर होना भाई, स्टोमेटा में होता है। तो दो फंक्शंस मैंने बता दिए, ट्रांसपिरेशन को बोल्ड कर लेना बेटा, अंडरलाइन ट्रांसपिरेशन, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बता दिए। स्टोमेटा के फंक्शंस क्लियर हो गए बेटा। चलिए अब तीसरा टॉपिक है हमारा, बताइए क्या होने वाला है तीसरा टॉपिक, व्हाट डज स्टोमेटा, यानी हाउ डज। पहले बात तो ये, अब कब, पहले तो व्हेन, भाई कब ये स्टोमेटा ओपन होता है और कब बंद होता है, अब इसके बारे में पढ़ना है। ये डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन से भी आपको समझ में आ रहा होगा। चलो एक वर्ड मैंने डाल दिया है यहाँ पर, टर्जर प्रेशर। बेटा ये जरूरी नहीं है, ऑनेस्टली ये आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन कुछ बातों को समझाने के लिए मुझे टर्मिनोलॉजी जो एक्चुअली 11th में आपको डिटेल्स में, फर्दर मोर डिटेल्स में आपको आती है, बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही प्रेशर है जो आपसे पूछ रहा था, राइट, टर्जर प्रेशर। तो जब होगा क्या, प्लांट ये स्टोमेटा ओपन कब होते हैं बेटा, सबसे पहला सवाल यही है। होते तो आप सीख लिया हमने, लेकिन क्यों होते हैं, सिर्फ टर्जर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जी। टर्जर प्रेशर होता कैसे और क्यों इंक्रीज होता है, ये भी तो बता दो। तो वो बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। यस, तो टर्जर प्रेशर जो इंक्रीज होता है स्टोमेटा के अंदर, वो कैसे इंक्रीज होता है, जैसे मैंने अब भी बताया ना बेटा, कि उसके अंदर वाटर अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। जब आपके पेट में वाटर ज्यादा या गैस ज्यादा हो जाएगा तो आपका मुंह अपने आप ही खुलेगा। आप अंदर से प्रेशर लगाए जा रहे हो, धड़ 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 धड़, आपका मुंह खुलेगा ही ना बेटा, राइट, ऑब्वियसली। इसी वजह से जस्ट and the amount of water increases inside the stomata, then this turgor pressure gets increased। और जब प्रेशर नीचे से लगता है तो ऊपर मुंह फटाक से खुल जाता है। बस यही है इसका ओपन ऑफ स्टोमेटा, यानी गार्ड सेल। तो गार्ड सेल इस तरह से ओपन होते हैं, जस्ट इसका रिवर्स। तो सर एक क्लोज कैसे होते होंगे, ये भी आपको बड़ा आसान तरीका है बेटा। जब पानी ऊपर से चला जाता है तो आपका पेट क्या करता है बेटा, या आपके पेट से गैस सारी निकल जाती है एकदम से, तो आपका पेट क्या होता है, बैलून की तरह सिकुड़ जाता है, राइट। तो श्रिंक हो गया ना। इसका मतलब जब वाटर लेवल या वाटर अमाउंट आपके स्टोमेटा के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, इसका टर्जर प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। तो जब प्रेशर कम हो गया है तो वो श्रिंक हो जाता है, और चिपते ही उसके जो दोनों सेल होते हैं वो भी ऐसे चिपक जाते हैं। और जब प्रेशर होता है ना बहुत ज्यादा, राइट, पानी का अमाउंट जब ज्यादा होता है तो ये एकदम मुंह फूल जाता है बैलून की तरह, तो वो फूटेगा ही ना बेटा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब क्लोज होना होता है तो अमाउंट वहां पर कम हो जाता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं टर्जर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो टर्जर प्रेशर क्या है, इसे समझना नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि प्रेशर बढ़ा क्यों, अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से। अगर बढ़ेगा अमाउंट तो प्रेशर बढ़ेगा, और अमाउंट घटेगा तो प्रेशर घटेगा। सिंपल सा बेटे इसमें रीजन था। तो एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है बेटे, दोनों हमें यहाँ पर क्लियर हो गए कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है। सर क्यों होता है भी तो समझाइए, वो भी मैंने समझा दिया। तो अब यहाँ आपके बन गए क्वेश्चंस। अभी तक बच्चों आपने जो भी सीखा या मैं आपको सिखा पाया या मैं समझा पाया, इनफैक्ट क्योंकि समझाने के तरीके टीचरों के बहुत अच्छे होने चाहिए, तो मेरे भी उतने अच्छे तरीके नहीं है, शायद बच्चों को समझ में नहीं आया हो, राइट। तो आप देखते हैं भी आप में से कितने बच्चों को ये दरअसल समझ में आया है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस, तो जल्दी से इसको आप जवाब देना मुझे, फिर मैं कहूँगा हाँ मजा आया भाई, इतने क्वेश्चंस आपने कर लिए। तो पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन के आपके सामने बिल्कुल लगा हुआ है बेटा। पहला क्वेश्चन, व्हेन डज स्टोमेटा ओपन, डे में या नाइट में, कब स्टोमेटा ओपन होते हैं। इसका सवाल ये भी दूसरा बन सकता है, व्हेन डज स्टोमेटा क्लोज्ड, अब क्लोज कब होते हैं, डे में या नाइट में, दोनों जवाब देने आपने। तो तीसरा सवाल यानी कि सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं फिलहाल, व्हाई डज स्टोमेटा ओपन, अगर डे में हो या नाइट में हो, अगर वो ओपन होते हैं तो क्या जरूरी है भाई, क्यों, इसका भी जवाब आप देंगे, राइट। नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना, हाँ अब आप जवाब देते जाना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डज स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम इन द डेजर्ट और हॉट प्लेसेस। अब भी मैंने बताया था बेटे, हॉट प्लेसेस, डेजर्ट, लाइक डेजर्ट, वहां पर क्या
स्टोमेटा दिन में भी ओपन होते हैं या रात में भी ओपन होते हैं, कब होते हैं या नहीं होते हैं, इसका भी आपको जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज और डज नॉट स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम? अगर होते हैं या नहीं होते हैं तो क्यों, उसका कारण देंगे। पहले बात तो यस और नो में था, यस सर डे में होगा या नहीं होगा, राइट, नाइट में होगा या नहीं होगा, दूसरा रीजन देना पड़ेगा, राइट। चलिए अब विच, मैं आपको समझा चुका हूं, विच गैसेस आर एक्सचेंज बाय स्टोमेटा, बहुत सिंपल है, कौन सी गैसों एक्सचेंज होता है स्टोमेटा में। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट हैपन इफ एक्सेस वाटर एक्यूमुलेट इन लीव्स? अब भी बताया था, पत्तियों में अगर पानी का अमाउंट बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, क्या होता है, राइट। तो विच टू मेन ऑर्गेनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वंस अगेन ये मैंने आपको नहीं बताया है लेकिन आपके लिए रख दिया है। बताओ भाई कौन से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेन होते हैं जो गार्ड सेल में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट बेटे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों आप गूगल ना करें प्लीज, आप आंसर नहीं आता मुझसे जवाब ले ले, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, नो डाउट मजा आएगा, लेकिन और क्वेश्चन बन जाएंगे इस बहाने, राइट। अब मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, नो डाउट मैं आपको कमेंट्स के बजाय मैं क्लास में आपको वीडियो में समझा दूंगा। जब ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं तो बेटा ज्यादा क्वेश्चन भी तो समझ में आते हैं ना, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन को आप कभी गलत मत समझना। भले तरीके हमारे इतने अच्छे ना हो किसी टीचर के, लेकिन एक्सप्लेनेशन में बहुत जान होती है बेटा, वो आपको बहुत तगड़ा खिलाड़ी बनाएगी, ट्रस्ट मी। भले हमारा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा ना हो लेकिन एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वो आपको हमेशा रेस में तगड़ा बनाएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर कंटेन इन गार्ड सेल? यस, ये भी मैंने नहीं बताया, आपको खुद सोचना है आखिर किस वजह से यही प्रोटीन होगा उसमें। अगर वो सिचुएशन को देखोगे तो सोच करके बोलोगे तो आपको जवाब मिलेगा। प्लीज डोंट गूगल, प्लीज डोंट गूगल, राइट। आता है नहीं आता है तो जो भी गलत सलत है आंसर मुझे शेयर करें। अगला चलिए, डज गार्ड सेल कंटेन स्टार्च? क्या गार्ड सेल में स्टार्च भी होता है? आप बताएं, और उसका कारण भी बताएं। तो कारण पता है तो आपको आंसर पता है, मजेदार। अगर रीजन नहीं पता है तो फिर आप सब रट रहे हो। चलिए अगला, वेयर इज क्लोरोफिल? ये तो बहुत आसान है बेटा, कहां पर क्लोरोफिल होते हैं, पाए जाते। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल्स? ये भी मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। इसी तरह से आप ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कवर कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस? अब भी मैंने अच्छे से समझाया है बेटा, तो ये भी आपको करने हैं। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली टेक्स प्लेस, राइट, ये भी आपको पता है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ बेटा। तो तीसरा अगला 13 क्वेश्चन ले लेते हैं, नंबर 13, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। यस, ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे कह रहा था बच्चों। अब मुझे उस रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताएं जो फोटोसिंथेसिस में होता है, ठीक है बच्चों, अब मुझे बताना है, राइट। नहीं आता कोई बात नहीं, आंसर आप गूगल से कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा क्यों होता है, तो मजा आएगा बेटे, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन तो कर ही दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी? क्या ये बात सही है? यस और नो जवाब देना, दैट्स इट। क्यों, ये भी बताना है बेटा, राइट। हालांकि मैंने पूछा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेयर इज क्लोरोफिल? ये तो आपको कर ही चुके हो बेटे, वो कवर हो चुका है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन्स? यस, कौन से टाइप का प्रोटीन्स, ये भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन दे चुके हैं, रिपीट हो गया है, सॉरी। व्हाट डू यू मीन बाय इनऑर्गेनिक? ये भी रिपीट हो गया बेटे, ऑर्गेनिक होना चाहिए था ये, तो इनऑर्गेनिक आ गया, दोनों आपको पता होंगे बेटा। तो अब हमने ये छोटा सा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान है, मैं करवाने वाले की तरफ से बताने के लिए। अब न्यूट्रिशन में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिशन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं वो तो बच्चों से पढ़ते आए हो बेटा, बहुत ही, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, रफेज, दैट्स इट। ये जरूरी नहीं है लेकिन पता तो होना चाहिए बेटा, तो इसे हम फटाक से निकाल देते हैं बेटा, साइड में करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो अब तक हमने अच्छे से पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन क्या है और वो क्या क्या इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे तकरीबन हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, क्योंकि मैंने डिटेल्स में बताया। ऐसे ही आप डिटेल्स में जरूर पढ़ें बेटा, और किसी का वीडियो भी देखें तो कुछ और डिटेल्स में आपको फिर नई नॉलेज मिलेगी, राइट। तो हमने इस वीडियो में अब न्यूट्रिशन को कर दिया फिनिश। तो आगे हम क्या करने वाले हैं भाई, अगले वीडियो में जाएंगे, रेस्पिरेशन भी आएगा। नहीं 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 नहीं,
अगला वीडियो होने वाला है हमारा बच्चों, क्या पता है मुझे अगला वीडियो क्या होगा? बिल्कुल मैं सीरियस बात चल रहा है बेटा। यहाँ पर न्यूट्रिशन पढ़ लिया इन प्लांट्स, यस। अब अगला वीडियो होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग में मैंने आपको बताया था होलोजोइक, यस, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। डिटेल्स में जाने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे। तो मैंने सिर्फ आपसे 15-20 ही सवाल पूछे हैं, सवाल तो और भी बनते हैं बेटा, लेकिन हम अलग से कराएंगे, सब सवालों की बारी आएगी। अभी तो हमारा एक्सप्लेनेशन चल रहा है बेटा, चैप्टर नहीं, टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज। तो टॉपिक कंटेंट में भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं बेटा, बहुत सारे। तो देखो टॉपिक न्यूट्रिशन का था, क्लोरोफिल को नहीं छोड़ा, क्लोरोप्लास्ट को नहीं छोड़ा, इसके अंदर रिडक्शन, रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस भी आ गई हैं, उनको भी थोड़ा बहुत कवर कर दिया हमने। तो भाई आएगा तो कवर करेंगे, तो आप ही का बेनिफिट होगा। तो क्या प्रॉब्लम है, करो ना सर, यही हो, इसीलिए टाइम लगता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, एक्सप्लेनेशन को प्लीज़ वेटेज दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भले हम लोगों के मेथड अच्छे बुरे हों, लेकिन आपके लिए एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट वीडियो तब देखना बेटा, वन शॉर्ट वीडियो जब लास्ट सिचुएशन में आप पहुँचो, यानी कि जब आपकी रिवीजन चल रही हो। अभी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप वन शॉट में प्लीज ना कूदें। अभी आप पहले एक्सरसाइज को अच्छे से डिटेल्स में लें, भले रिपीट करें, कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन, राइट। तो चलिए बच्चों, आई होप इस वीडियो में भी आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, कुछ जरूर आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आप लोगों ने जो भी यहाँ पर साथ दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। एक बात के लिए मैं जरूर सॉरी कहूँगा बच्चों, कि मेरे पास ड्यू टू फेस प्रॉब्लम आई कैनॉट अफोर्ड सो मैनी टूल्स, यू कैन सी हेयर, राइट। तो ये दैट्स द रीज़न एक्चुअली। मैं अल्टरनेटिवली कुछ इंटरेस्टिंग बहुत चीज़ें हैं मेरे पास, प्रेजेंटेशन मेरा बहुत अच्छा लुक लाइक वाइज बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन टूल्स ही ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है जिसके थ्रू मैंने बहुत सी चीज़ों को आपको सामने अच्छे से रखने की कोशिश करी है, लेकिन उनके अलावा भले ही अच्छी ना हो, फोटो है या वीडियोग्राफ वगैरह जो भी कर लो वो सब आता है इसमें, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल वो सब फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बावजूद मैं एक्सप्लेनेशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकता हूँ, बस वही मैं आप कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि मैं और बहुत सारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग से लिए बनाऊँ। और जैसे ही मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी तो मैं बहुत बढ़िया वीडियो के साथ, और वीडियो प्रेजेंटेशन, मेरा वीडियो नहीं, वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, वो भी जरूरी है, जस्ट लाइक लैब, तो हम वो क्रिएट भी करेंगे। पर उसके लिए थोड़ा सा क्या काफ़ी वेट करना पड़ सकता है बेटे, इट्स अ मैटर ऑफ मनी। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट 3rd वीडियो, थैंक यू।